हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइज 1.1 के 4 एग्जांपल्स है ना, तो उन 4 के 4 एग्जांपल्स को हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 5 पे देख सकते हैं आप बुक में। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। मतलब ये दो नंबर दिए हुए हैं और यूक्लिड एल्गोरिथम से हमको HCF फाइंड करना है। तो ठीक है, आपने बेसिक वाली वीडियो में देखा ही था, वैसे तो थोड़ा सा बेसिक से याद समझ लिया होगा आपने। अब देखिए क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। मीन्स हमें एल्गोरिथम तो इस तरफ लिखना है, ठीक है। और डिवीजन जो हम करके, जिस डिवीजन को करके हम एल्गोरिथम लिखेंगे वो डिवीजन साइड में होना चाहिए क्वेश्चन के। मतलब ऐसा ना हो कि आप कॉपी के बैक साइड में रफ में कर रहे हो। ये कॉपी में जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके साथ ही डिवीजन होना चाहिए और यहाँ पे एल्गोरिथम उसका, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करना देख लेते हैं, किस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे विच वन इज़ ग्रेटर, 4052 इज़ ग्रेटर और 12576। वी नो दैट 12576 इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो जो भी बड़ा नंबर होता है वो डिवीजन करते हुए हम ऐसा करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन के इधर डिवीजन करेंगे और इस तरफ एल को लिखेंगे, ठीक है। तो डिवीजन इस तरफ करते हैं हम। तो जब डिवीजन करेंगे सबसे पहले हम रखते हैं 12576 को अंदर और 4052 को बाहर, मतलब डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइज़र। सो स्टार्ट करते हैं डिवीजन करना। 4052 3 ज़ा करोगे तो आपका आएगा 12156, ठीक है। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 420। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक डिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप करा, सो फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं हम। सबसे पहला क्या स्टेप करा हमने लिखा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। सो 12576 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसको देखिए, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा इसको कंटिन्यू एल्गोरिथम को करते रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप कंटिन्यू करते हैं। पहले क्या आया था, रिमाइंडर आया था ना, इस बार इसको डिवाइजर बनाएंगे और इसको डिविडेंड बनाएंगे। 4052 को लिखेंगे अंदर। अब डिवाइड करिए, 420 1 ज़ा तो चलेगा नहीं देखो, क्योंकि 420 बड़ा है, 405 छोटा है। तो 9 ज़ा होता है, 420 9 ज़ा 3780। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 272। क्लियर। नाउ इस स्टेप को भी लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या हुआ, 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 420 को यहाँ पे लिखेंगे तो 272 1 ज़ा 272 चलाएंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्ट करो इसको, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ होगा 10। 10 माइनस 2 इज़ 8, 11 माइनस 7 इज़ 4 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। सो 148 रिमाइंडर बचा। इस स्टेप को भी लिख लेते हैं। ये स्टेप लिखेंगे 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। इस बार 272 को यहाँ लिखते हैं। तो 148 1 ज़ा ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ज़ा पे तो बड़ा हो जाएगा नंबर। 148 1 ज़ा 148, सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा 124। नाउ 148 को यहाँ लिखेंगे। तो ये डिवीजन करने से पहले मैं ये वाले स्टेप को भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये स्टेप क्या था, 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124, लिख लिया। इस स्टेप को भी मैंने ऐसे लिख लिया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो कंटिन्यू करते हैं। 124 1 ज़ा 124, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 24। अब इस स्टेप को भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं आगे। 124 को यहाँ लिखा, 24 5 ज़ा 120, रिमाइंडर कितना बचा 4। यहाँ पे लिख लेते हैं 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ये होगा सिक्स्थ स्टेप। अब तक 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो अब चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, अब 24 को यहाँ लिखेंगे। तो 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं पे अपने स्टेप खत्म कर देंगे, बस ये लास्ट स्टेप है हमारा। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 6 ज़ा 24 प्लस रिमाइंडर 0।
अब जिस भी स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा ना, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया, इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया ना, तो इसमें जो आपने जिससे डिवाइड करा था वो आपका क्या होगा, HCF। या तो यहाँ पे देख के लिख लीजिए, या इसमें अगर देख के समझना है तो इसमें हम कह सकते हैं जो भी B की वैल्यू होगी, मतलब इसकी वैल्यू, ये B होता है, ये A होता है, ये Q होता है और ये R होता है। मैंने फिर से लिख के दिखा दिया, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारा, HCF। सो आवर HCF इज 4। ठीक है, तो ऐसे करना है। नाउ एग्जाम्पल 2 इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं ना, इवन इंटीजर, वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2q की फॉर्म में। और एवरी ऑड इंटीजर जितने भी होंगे ना, वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। वेयर q इज सम इंटीजर, q कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक बात देखी, पहले तो ये देखते हैं कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। मैं मान लेता हूँ लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। मैंने मान लिया एक a एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई लेट कर लिया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर a है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पढ़िए ना आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता था। वेयर मैंने आपको कहा था एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है। 0 के इक्वल भी हो सकती है लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकती, b से छोटी रहेगी हमेशा। ठीक है, ये कंडीशन आपको मैंने कहा था याद रखना। तो चलो अब देखते हैं, ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे लेमा कहिए आप, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा कह लीजिए। ठीक है, एल्गो तो मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप करते रहना। तो फिलहाल अब आप देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, यहाँ पे क्या है 2q प्लस 1। तो हम ऐसा करते हैं, मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखता हूँ, तो मुझे पता लगा अगर मैं b की वैल्यू को 2 मान लूँ, देन क्वेश्चन को प्रोसीड करूँ, लेट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि 2q प्लस 1 था ना, मैंने b को मान लिया 2। अब देखिए अगर b की वैल्यू 2 हो गई, अगर b की वैल्यू 2 हो गई, सो r कैन बी, r क्या क्या हो सकता है, r देखो या तो 0 के इक्वल हो सकता है, मैंने आपको बताया था, r या तो 0 हो सकता है, या r 1 हो सकता है, या r 2, आप कहोगे 2 भी हो सकता है, नहीं 2 नहीं हो सकता, 0 और 1 ही हो सकता है सिर्फ। 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने b को 2 मान लिया ना, और b से छोटी वैल्यू होती है r की हमेशा, तो 0 और 1 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप में ले लेते हैं, पुट r इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम r को 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, दो बार है ना, r की वैल्यू 0 है और 1 है, तो हमने क्या किया, r को पहले 0 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। सो a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। 2 देखो मैंने b की जगह 2 पुट कर दिया और r की जगह 0। क्लियर हुआ। अब देखिए 2q प्लस 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2q। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, क्योंकि r को 1 और 0 दो वैल्यूज पुट करनी थी ना, 0 तो हमने कर ली, अब 1 करेंगे। सो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ये दो रिजल्ट्स आए हमारे पास r की वैल्यू पुट करके। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था वेयर q इज सम इंटीजर, तो आप चेक करिए। अच्छा, अगर मैं q की वैल्यू को यहाँ पे, q की वैल्यू कुछ भी आप जो कहेंगे आप वो पुट कर लेते हैं, कोई इंटीजर पुट करिए q को, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 पुट कर लेते हैं चलो q को, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 1 2 होता है ना। इस बार q की वैल्यू है, q की वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस बार q की वैल्यू को 2 रख लो, तो 2 2 4 आएगा। इस बार 3 रख लो तो 6 आएगा। एक बार 4 रख लो तो 8 आएगा, है ना। q की वैल्यू को कुछ भी रख लो आप, यहाँ पे कुछ भी रख लो, तो हमेशा क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, एक इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं q की वैल्यू को कुछ पुट करूँगा, देखिए इसमें पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 रख लेते हैं q की वैल्यू को। ठीक है, 2q प्लस r 1 था ना, ये देखो 2 इंटू q की जगह मैंने रखा 1, प्लस 1 तो था ही यहाँ पे, तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 1 इज 3। इस बार हम क्या करते हैं, q की वैल्यू को 1 ना रख के 2 रख लेते हैं। अब चेक करिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इस बार q की वैल्यू को 3 रख लेते हैं,
तो 2 3 6 प्लस 1 7। तो हमेशा हम क्या देख रहे हैं, एक हमेशा ऑड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड नंबर। तो हम कह सकते हैं ये हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा ये तो हमेशा, है ना। सो लास्ट में बस हो भी गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने शुरू करा क्वेश्चन को। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, r b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, और 0 भी हो सकता है। तो हमने b को ना 2 पुट कर लिया क्वेश्चन में से देख के, 2q प्लस 1 2q ये सब था, तो हमने b को क्या पुट कर लिया 2, और b को 2 पुट करोगे तो r, फिर r की वैल्यू b पर डिपेंड करती है। तो अगर b की वैल्यू 2 है तो r 0 और 1 हो सकता है सिर्फ, ठीक है ना। मैंने आपको समझा ही दिया था पिछली वीडियो में। तो 0 और 1 होता है, 1 बाय 1 r की वैल्यू को 0 पुट करो, r की वैल्यू को 1 पुट करो, तो ये दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। और ये हमेशा इवन होगा, अभी मैंने आपको समझाया कैसे होगा। ये हमेशा ओड होगा, ठीक है। अब हमें लास्ट में बस इतना लिखना है। सो वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मैं लिख देता हूँ, ये तो क्वेश्चन में से उतारना है। सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये देखिए इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, ये देखिए ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में है, 2q प्लस 1 ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1। दिस इज द आंसर। क्लियर। So this is example number 3. Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सो वी नो दैट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर। एंड वी नो दैट r जो होता है वो हमेशा b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी होती है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पे 4q प्लस 1 है, 4q प्लस 3 है, तो मतलब b की वैल्यू को हम यहाँ पर 4 लेट करेंगे। सो लेट b इज इक्वल टू 4, और जो हमारा r होता है वो b की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो r इज इक्वल टू 0 1 और 2 और 3। r की जो वैल्यू होती है वो b से हमेशा छोटी रहती है और 0 से हमेशा बड़ी रहती है, और 0 के इक्वल भी रहती है। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 तो b है और b से छोटा रहना है r को, है ना। सो हम क्या करेंगे, लाइन वाइज पहले r को वैल्यू पुट r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। सो आएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 0। इसका मतलब क्या होता है, 4q ही होता है इसका मतलब, तो है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे लास्ट, पुट r इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 तक ही तो पुट करना था, ये चारों वैल्यू कंसीडर करनी थी। अब r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब आप चेक करिए एक बार, q की वैल्यू को पुट करके चेक करिए एक बार, मतलब पुट करके दिखाना नहीं है हमको, मैं आपको वैसे ही चेक करवा रहा हूँ। आपको तो सिंपली लिखना है, ये देखिए ये इवन होगा, ठीक है। इवन के बाद हमेशा ऑड आता है, इवन के बाद हमेशा ऑड आता है, तो सेकंड वन इज ऑड। एंड ऑड के बाद हमेशा इवन आता है, तो ये होगा इवन। इवन के बाद फिर ऑड आता है, एक ऑड एक इवन, हमेशा ऐसे चलता है ना। तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर होगा। क्यों होगा, आप कुछ भी वैल्यू q की पुट करिए, यहाँ पे q को 1 रखिए तो 4 1 4 आएगा, वो इवन होता है। 2 रख के देखिए, 4 2 8 आएगा, वो भी इवन होता है। 3 रखिए, 4 3 12 आएगा, वो भी इवन होता है, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू पुट करिए q की, हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और यहाँ पे करके देखिए q की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, हमेशा ऑड नंबर आएगा, ठीक है। मैंने आपको वैसे भी समझा दिया, एक इवन के बाद हमेशा एक ऑड आता है। आप एक एक प्लस कर रहे हो ना, तो इवन के बाद ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। तो हम कह सकते हैं, देखिए इन्होंने क्या कहा था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
4q+1 एंड 4q+3, ठीक है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर जब पुट करा आपने वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, ये देखिए ऑड वाले 4q+1 एंड 4q+3। सो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q+1 and 4q+3, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। इसको लास्ट में से लिखते हैं, क्वेश्चन में से उतार के लिखते हैं इसको। देखिए ना, ऑड इंटीजर वाले देखिए आप 4q+1 एंड 4q+3 था, ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 रह गया एक बस। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर, so this is example number 4. so this is example number 4. so आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं। जैसे कि कभी भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की बात कही होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब आपको HCF फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से पता लग रहा है ना, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम HCF फाइंड करते हैं, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, मिनिमम के लिए हम LCM फाइंड करते हैं। नाम से पता लग रहा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब मिनिमम, सो मिनिमम के लिए हम LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो इस क्वेश्चन में था ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी, ठीक है, 130 बादाम बर्फ़ी। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ सेम नंबर। उन्होंने बोला कि शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम मतलब एक चट्टे लगाने हैं, ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस वे में लगाना है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर हो। मान लो आपने 3 स्टैक लगाए, तीनों में सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज जैसे मैं आपको बोलूँ, आपके पास टोटल 20 चॉकलेट्स हैं और आपको स्टैक में लगानी है, तो आपने जैसे एक स्टैक में टू चॉकलेट्स रखी, मतलब ऐसे 2 चॉकलेट्स रखी, सो आपको कितने स्टैक लगाने पड़ेंगे, 2 एक स्टैक में आई तो आपको 10 स्टैक्स लगाने पड़ेंगे। समझ में आया, मतलब 10 चट्टे लगाने पड़ेंगे आपको अगर आप एक में 2 रखते हो, क्योंकि सेम नंबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक चट्टे में आपने 3 लगाए हैं तो दूसरे में आपने 2 लगाए हैं, ऐसे नहीं, सेम नंबर होना चाहिए हर स्टैक में सेम नंबर। तो अगर मान लो एक स्टैक में आपने 2 लगाई तो इसका मतलब 20 प्लेस करनी है आपको, तो 10 स्टैक लगाने पड़ेंगे, है ना, 10 × 2 20 चॉकलेट्स पूरी हो जाएंगी। या कोई बच्चा ऐसे करेगा कि एक स्टैक में 5 चॉकलेट्स रखेगा, 5 चॉकलेट एक स्टैक में और टोटल 20 चॉकलेट्स हैं, तो ऐसे ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे, 5 के उसको 4 लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे उसको 4 स्टैक लगाने पड़ेंगे। 5 इसमें आ गई, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, होगी 20 पूरी। ऐसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए, और ये बताना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, ट्रे का लीस्ट एरिया आना चाहिए, मतलब ट्रे में जो जगह है ना, जैसे मान लीजिए ट्रे है, तो ट्रे में कम से कम जगह घेरे, और एक स्टैक में जितने बर्फ़ी हैं हर स्टैक में उतनी ही होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर 20 चॉकलेट्स हैं आपके पास, तो ना आप 5 का स्टैक लगाना, लीस्ट जगह घेरनी है आपको ट्रे में, लीस्ट, ना 2 के स्टैक लगाना। मैं क्या करूँगा, देखिए ऐसा कर लेते हैं। अगर मैं एक स्टैक में 10 बर्फ़ी प्लेस कर रहा हूँ तो मेरे को 2 ही स्टैक लगाने पड़ेंगे। 10 बर्फ़ी इसमें, 10 बर्फ़ी इसमें, होगी 20 बर्फ़ी पूरी, तो 2 ही स्टैक में पूरी बर्फ़ी हो गई, है ना। तो मेरे को लीस्ट मतलब जो एरिया है ना ट्रे का, वो कम से कम लीस्ट एरिया कवर करे। अब बच्चे कहते हैं कि लीस्ट एरिया कवर करे, इसका मतलब आपने बताया था कि लीस्ट जब भी मिनिमम की वैल्यू आएगी तो हमें एलसीएम निकालना होता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं निकालना, एचसीएफ निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये स्टैक की बात कर रहा है, स्टैक, है ना, और ये एरिया की बात कर रहा है ट्रे की एरिया को नहीं देखना, हमें देखना है स्टैक कितने लगेंगे। स्टैक कम से कम लगाने हैं। अच्छा, तुम्हें कम से कम स्टैक लगाओगे तो एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी प्लेस करनी पड़ेगी, मैक्सिमम बर्फ़ी एक स्टैक में आएंगी ना, और मैक्सिमम बर्फ़ी एक स्टैक में आएंगी, तो हमें मैक्सिमम मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130, ठीक है ना। अगर मान लो मैं कम से कम जगह घेरना चाहूँ ट्रे में, तो मेरे को कम से कम जगह घेरने के लिए एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी लगानी पड़ेंगी। जैसे मान लो मैंने एक स्टैक में 10 बर्फ़ी लगाई, अगले स्टैक में भी 10 बर्फ़ी लगाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी लगाने के लिए मेरे स्टैक्स कम हो गए, है ना।
तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ लगाओगे अगर तुम, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब HCF फाइंड करना है, ठीक है ना। तो HCF फाइंड करने के लिए किसी किसी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, लेकिन किसी किसी बुक में मैक्सिमम लिख के ही नहीं दिया इन्होंने। NCERT की कुछ बुक्स में आपको मिलेगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, लेकिन कुछ बुक में मिलेगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ। तो मैंने आपको बता दिया, किसी की बुक में मैक्सिमम लिखा होगा, किसी में नहीं लिखा होगा। तो सिंपल आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, आप डिवीजन स्टार्ट करिए ऐसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करते हैं। 130 कितने सा, 133 सा 390, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 30। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 + 30। अब स्टार्ट करते हैं आगे, इसको दोबारा करते हैं। 34 ज़ा 120, एलसीएम इज 10। यहाँ पे भी लिखेंगे 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 + 10। दोबारा चलते हैं, 10 3 ज़ा 30, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30 प्लस रिमाइंडर 0। और मैंने आपको बताया था जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए तो उसमें b की वैल्यू हमारा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उसमें b की वैल्यू हमारा HCF होती है। सो HCF इज 10। सो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ, इन्होंने पूछा था ना व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। सो हम लिखेंगे 10 नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, ठीक है। लिख लोगे तो 10 नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, ये क्वेश्चन में से उतारना है, ठीक है ना। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। थैंक यू।